ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य का दर्शन। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर SR बिल्लोरे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य का दर्शन। आज प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। प्रिय छात्रों, पिछली वार्ता में हमने वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन के बारे में कुछ प्रारंभिक चर्चा की थी और उसमें मैंने आपसे कहा था कि वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन को अगर समझना हो तो 3 बातों को समझना होगा। पहला, वृत्तिक समाज कार्य के मूल्य क्या हैं, दूसरा, उसके सिद्धांत क्या हैं, और तीसरा, जो अपने आप को वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं उनका आचरण किस प्रकार से होना चाहिए। मूल्यों की चर्चा हम पिछली वार्ता में कर आए हैं और इसमें हमने आपसे बताया था कि वृत्तिक समाज कार्य के 4 मौलिक मूल्य हैं या बुनियादी मूल्य हैं। पहला है मानव गरिमा, अर्थात हमारे सेवार्थी इंसान हैं, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि वो धनी है या ताकतवर है या समाज में किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। हमारे लिए व्यक्ति की महत्ता केवल इसलिए है कि वह एक व्यक्ति है। दूसरा मूल था हमारा समानता का, जिसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की थी। अर्थात हम लोग किसी भी प्रकार की विषमता के आधार को नकारते हैं। विषमता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, देश या प्रांत के आधार पर, इन सारी विषमताओं को हम नकारते हैं और ये मानते हैं कि मानव सर्वत्र बराबर ही हैं। तीसरा मूल्य था स्वतंत्रता का, अर्थात व्यक्ति को एक सीमा के अंदर पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो स्वतंत्रता चाहे धर्म के पालन की हो, चाहे कोई व्यवसाय करने की हो, चाहे अभिव्यक्ति की हो। और चौथा मूल्य जीवन की गुणवत्ता का, अर्थात प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिस समाज में वो रहता है वो सारे समाज के लोगों का जीवन स्तर एक अच्छे स्तर तक उठे, इसके लिए उसको निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। अब आइए आज हम वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन के दूसरे खंड की चर्चा करें, अर्थात ये जानें कि वृत्तिक समाज कार्य के सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांत क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक सिद्धांत अर्थात एक मूलभूत सत्य अथवा नियम जिसके आधार पर चिंतन किया जा सकता है अथवा कार्य किया जा सकता है। वृत्तिक सामाजिक कार्य के सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ विवेचन एवं वर्गीकरण सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर हर्बर्ट बिस्नो द्वारा किया गया है। उन्होंने इन सिद्धांतों को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग सिद्धांतों का है जो मानव की प्रकृति से ताल्लुक रखता है। पहला सिद्धांत है हर व्यक्ति विशिष्ट और महत्वपूर्ण है, अर्थात 2 व्यक्ति पूरी तरह से, यहाँ तक कि जुड़वा भाई भी पूरी तरह से एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऊपर से समस्या भले हमको समान दिखे, लेकिन व्यक्ति के उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो मौलिक कारक हैं वो भिन्न हो सकते हैं, परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती है और इसीलिए 2 व्यक्तियों की ऊपर से दिखने वाली समस्या का समाधान भी एक जैसा ही हो, ये कदापि आवश्यक नहीं है। यह भी मानते हैं कि जन्म से व्यक्ति पशु के समान होता है, अर्थात सामाजिकता से विहीन होता है, नैतिकता से भी विहीन होता है। उसका व्यवहार अपनी ज़रूरतों व इच्छाओं की पूर्ति हेतु होता है और ये आवश्यक नहीं है कि उसका व्यवहार तर्क की कसौटी पर भी पूरी तरह से खरा उतरे।
एक और सिद्धांत है, मानव की प्रेरणा अत्यंत जटिल एवं अस्पष्ट होती है। अर्थात व्यक्ति किस कारण से, किन कारकों से प्रेरित होकर के एक खास प्रकार के व्यवहार करता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि इसमें कई सारे कारक शामिल होते हैं। जन्म से ही व्यक्ति दो प्रकार की आवश्यकताओं का अनुभव करता है। एक तो है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरी हैं उसकी सामाजिक आवश्यकताएं। एक यह भी सिद्धांत है कि मानव का जो व्यक्तित्व है अथवा उसको जो व्यवहार है, वह उसका जो बायोलॉजिकल एंटिटी है या जैविक उसकी जो इकाई है, उसके और उसके पर्यावरण के बीच में जो निरंतर अंतर्क्रिया चलती रहती है, उसका ही परिणाम है। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व दो चीज़ों से ढलता है। नंबर एक उसकी आनुवंशिकता और दूसरा उसके आसपास का सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण या परिवेश। व्यक्ति के सामाजिकरण में परिवार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात अगर कहीं पर व्यक्तिगत समस्या है किसी व्यक्ति की, तो एक व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता को यह भी देखना पड़ता है कि उसके सामाजिकरण में उसके परिवार की जो भूमिका थी उसमें कहीं कोई कमी या कोई दोष तो नहीं रह गया। हम यह भी मानते हैं कि सीखना मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर आखिर तक सीखता ही रहता है और उसका बहुत सारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि अनुभवों के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त करता है। और यह भी हम लोग मानते हैं, प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता हमारा एक सिद्धांत है कि यह ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति कष्ट और यंत्रणा में ही अपना जीवन बिताए। हमारे हिसाब से मानव का जो जीवन है उसमें जो कष्ट होते हैं वो नितांत अवांछनीय हैं। उनको या तो कम किया जा सकता है या पूरी तरह से उनको हटाया जा सकता है। अब आइए सिद्धांत के दूसरे खंड की चर्चा करें। प्रोफेसर हर्बर्ट बिस्नो के अनुसार यह जो खंड है इसका संबंध या इसका ताल्लुक मानवीय संबंधों से है। अर्थात व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति और समूह के बीच संबंध, समूह के आपसी संबंध, समूह और समुदाय के बीच के संबंध और व्यक्ति तथा समुदाय के बीच के संबंध। आइए देखें इस पर प्रोफेसर हर्बर्ट बिस्नो का क्या कहना है। पहला सिद्धांत तो यह है कि वृत्तिक सामाजिक कार्य सामाजिक डार्विनवाद का भरपूर विरोध करता है। सामाजिक डार्विनवाद अर्थात जैसा कि डार्विन साहब ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समाज में उसी को रहने का अधिकार है जो ताकतवर है। हम इस सिद्धांत को पूरी तरह नकारते हैं और ये मानते हैं कि समाज में व्यक्ति कमज़ोर हो या ताकतवर, गरीब हो या अमीर, सबको जीवन जीने का समान अधिकार है। उसी तरह से एक जो सिद्धांत है लाजेस फेयर का, अर्थात हस्तक्षेप न करने की नीति, अर्थात राज्य में या समाज में जैसा हो रहा है होने दो, राज्य या सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस सिद्धांत के हम विरोधी हैं और हम ये मानते हैं कि समाज के जो अवांछनीय तत्व हैं, जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका राज्य पर नियंत्रण निश्चित रूप से होना चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो अमीर हैं, जो ताकतवर हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो पूरी तरह से योग्य हैं, काबिल हैं, और जो लोग गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो किसी ऊंचे पद पर विराजमान नहीं हैं, वो अयोग्य हैं, ऐसा भी नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक सदस्य को सामाजिक और समाज कल्याण सेवाएं प्रदान करें। इन सेवाओं से तात्पर्य है स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सेवाएं, आवास, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि। इनको प्रदान करना राज्य का जिम्मा है और राज्य को देखना होगा कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक सदस्य को ये सुविधाएं और ये सेवाएं प्राप्त हों। साथ ही समाज के हर सदस्य को इन सेवाओं का उपयोग करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। समाज का और समुदाय का मौलिक कर्तव्य क्या है? इनका कर्तव्य है प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा, कल्याण और विकास के लिए पूरी तरह से प्रयास। राज्य द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, स्पॉन्सर किए जाते हैं, वो सारे के सारे कार्यक्रम समाज के सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य के जो एपेक्स पर या जो शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं वह अपनी मर्जी से योजनाएं बना लें और समाज के अन्य सदस्यों का ध्यान न रखें। सारी की सारी योजनाएं, सारे के सारे कार्यक्रम सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के उन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए। इसी प्रकार समुदाय जो है वो समूह से मिलकर के बनता है, हम लोग जानते हैं। तो समुदाय के सभी समूहों में परस्पर तालमेल होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए
और अगर इसमें हमको कहीं कमी दिखाई देती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आज़ादी और सुरक्षा में कोई विरोधाभास नहीं है। आज़ादी से तात्पर्य बिल्कुल निर्बंध होकर के समाज में रहना ये मतलब नहीं है। आज़ादी से मतलब है कि हम दूसरों की आज़ादी का भी आदर करें, अपनी सीमाओं को जानें, दूसरों की सीमाओं को भी जानें और ये ध्यान रखें कि हमारी आज़ादी से दूसरे की आज़ादी में या सुरक्षा में कोई खलल न पड़े। सामाजिक व्यक्तिवाद कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तिवाद समाज के हित में कहीं पर उससे जुड़ता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामाजिक व्यक्तिवाद निर्बंध या उन्मत्त व्यक्तिवाद से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमारे जो श्रमिक संगठन हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो लेबर यूनियंस हैं, वह समाज में तोड़फोड़ ज़्यादा करती हैं, अशांति पैदा करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संगठित श्रम भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको विध्वंसक नहीं बल्कि रचनात्मक होना चाहिए। अब आइए वृत्तिक समाज कार्य के सिद्धांतों के तीसरे खंड की चर्चा करें। इसका संबंध वृत्तिक समाज कार्य की जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं और जो उसकी कार्य प्रणाली है उससे है। प्रोफेसर हर्बर्ट बिश्नोई के अनुसार व्यक्ति के समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहार में सुधार तथा अंतर्दृष्टि का विकास किया जाना चाहिए। अर्थात व्यक्ति में अगर इंसाइट डेवलप हो जाए, अंतर्दृष्टि विकसित हो जाए, तो निश्चित रूप से अपनी समस्याओं को तटस्थ भाव से देखने में सक्षम हो जाएगा। उसमें खुद में कहाँ कमियां हैं, खुद में कहाँ दोष हैं, इसका भी ज्ञान उसे होने लगेगा और ये उसके आचरण के सुधार के लिए और उसके समस्या के उन्मूलन के लिए परम आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि सामाजिक विकास हो, समाज का विकास हो, आर्थिक विकास हो, तो इस विकास के लिए हमको सामाजिक पर्यावरण में सुधार लाना होगा। बिना सामाजिक पर्यावरण में सुधार किए बगैर सामाजिक विकास की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति के व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं या समाज की सामाजिक समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति है, अर्थात अध्ययन यानी स्टडी, निदान यानी डायग्नोसिस और उपचार यानी ट्रीटमेंट, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है इसका अवलंबन किया जाना चाहिए और प्रत्येक सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति को हर समय इसको काम में लिया जाना चाहिए। वृत्तिक समाज कार्य यह भी मानता है कि चाहे सवाल व्यक्ति के विकास का हो या समाज के विकास का हो, उसमें जनतंत्र की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। डेमोक्रेसी इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। उसी प्रकार से यह भी एक सिद्धांत है कि जितने भी समाज कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं हैं, चाहे वो राजकीय हों चाहे स्वैच्छिक हों, इनमें वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता अर्थात प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। मुख्य कार्य इन्हीं लोगों से लिया जाना चाहिए। अब आइए सिद्धांतों के अंतिम खंड पर, अर्थात जो सामाजिक कुसमायोजन है, सोशल माल एडजस्टमेंट है और सामाजिक परिवर्तन है अर्थात सोशल चेंज है, इसके बारे में वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता के दार्शनिक चिंतन के आधार क्या हैं। पहला तो यह है कि समाज में क्रमिक विकास होना चाहिए। अगर हम क्रमिक विकास को अच्छी तरह से समझ लें तो उसके द्वारा समाज में सुधार लाना संभव है। क्रमिक विकास से मतलब यह है कि एकदम से पहली सीढ़ी पर हम पैर रखें और उसके बाद में तत्काल 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम वहाँ चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पहली सीढ़ी के बाद में दूसरी और दूसरी के बाद में तीसरी, इस तरह से क्रम से सुधार किया जाना चाहिए। कई उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सुधारक रातों रात परिवर्तन लाने की बात करते हैं, बिना इस बात को समझे कि समाज के चलने की या समाज के परिवर्तन की गति क्या है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि यदि किसी रेसिंग कार को जो कि 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है या चल सकती है, उस कार के पीछे बैलों को खोल करके बैलगाड़ी को बांध दिया जाए और उस कार को पूरी स्पीड से चला दिया जाए तो बैलगाड़ी की स्थिति क्या होगी। दोनों की गति में जमीन आसमान का अंतर है। तो बैलगाड़ी की अगर रफ्तार को हम बढ़ाना चाहते हैं तो एकदम रेसिंग कार की रफ्तार नहीं ला सकते, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाना होगा। यही क्रमिक विकास का सिद्धांत है। जहाँ तक प्लानिंग का नियोजन का सवाल है, हर्बर्ट बिश्नोई का यह मानना है कि सामाजिक नियोजन, सोशल प्लानिंग
इकोनॉमिक प्लानिंग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक नियोजन लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाना चाहिए। वो प्रयोगात्मक भी हो सकता है, लेकिन उसको किसी भी दशा में सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जाना चाहिए। सोशल प्लानिंग शुड नॉट बी स्पॉन्सर्ड एंड कंडक्टेड बाय द स्टेट। इसी तरह से हम लोग ये भी मानते हैं, हमारा एक सिद्धांत ये भी है कि संस्कृति चाहे किसी भी समाज की हो और किसी भी समय की हो, उसमें गंभीर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कुसमायोजन व्याप्त होता है और यही कुसमायोजन व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। तो अगर हम इस तरह से परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले जो कुसमायोजन है, जो माल एडजस्टमेंट है, उसको हमको दूर करना होगा। तो छात्रों, यह हुआ वृत्तिक सामाजिक कार्य के दर्शन का दूसरा खंड, अर्थात वृत्तिक सामाजिक कार्य के सिद्धांत। पहले हम चर्चा कर रहे हैं वृत्तिक सामाजिक कार्य के मूल्यों की, जो पहला खंड था, और दूसरे खंड में हमने वृत्तिक सामाजिक कार्य के सिद्धांतों की चर्चा की। और जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, हमारे जो मुख्य दार्शनिक हैं इस समाज सेवा के पद्धति के, प्रोफेसर हर्बर्ट बिश्नू, उन्होंने इन सिद्धांतों को 4 वर्गों में बांटा है और उसको बखूबी समझने के लिए हमको एक अवसर दिया है। अब आइए वृत्तिक सामाजिक कार्य के दर्शन के अंतिम खंड के बारे में चर्चा करें। इस खंड में मैं आपसे बताऊंगा कि वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का आचरण किस प्रकार का हो। पहले तो समझ लें कि आचार संहिता से या नीति संहिता से तात्पर्य क्या है। व्हाट इज मेंट बाय कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। दरअसल कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स एक प्रकार की नियमावली होती है और इस नियमावली में मुख्य रूप से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी सूचियां होती हैं। अगर आप किसी आंदोलन से जुड़ते हैं, किसी आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इस आचरण संहिता का भली भांति परिपालन करना होगा। आचरण संहिता लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। और ये कहना आवश्यक है कि चाहे वो कोई नियोजित सामाजिक प्रक्रिया हो, चाहे कोई धर्म हो, व्यवसाय हो या आंदोलन हो, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए इस आचरण संहिता का पालन करना परम आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम धर्म की बात करें, प्रत्येक धर्म में एक प्रकार की आचरण संहिता भी दी गई है। अमुक धर्म के पालन करने वालों की वेशभूषा कैसी हो, माथे पर तिलक किस प्रकार का लगे, उनका आहार किस प्रकार का हो, उस धर्म के अंतर्गत जो शादियां होती हैं, शादी ब्याह के नियम क्या हैं, एक प्रकार की आचरण संहिता ही है। एक और उदाहरण लें, जो गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी महात्मा गांधी जी ने और उनके साथियों ने एक नीति संहिता का निर्माण किया था। गांधी जी ने बताया था कि अगर आपको सत्याग्रही बनना है तो आपको खादी पहनना होगी, आपको शाकाहारी होना चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे से आपको मुक्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, गांधी जी ने जो सामाजिक संस्थाएं थी जो गांधी मार्ग पर चलती थी, रचनात्मक कार्यक्रम में संलग्न थी, उन संस्थाओं के लिए भी बहुत विस्तार से आचरण संहिता का निर्माण किया था। उन्होंने बताया था कि संस्था का जो संचालक है उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, संस्था के कार्यकर्ताओं का क्या कर्तव्य है, संस्था से जो लोग लाभ लेते हैं, जो संस्था के सेवार्थी हैं, उनका आपस में रिश्ता कैसा होना चाहिए। बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से गांधी जी ने इसके ऊपर चर्चा की थी। और एक और तो गांधीवादी आचार संहिता हमारे सामने है, दूसरी ओर ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समाज विरोधी तत्व हैं उनकी भी अपनी आचार संहिता होती है। नक्सलवादी निश्चित रूप से समाज में एक प्रकार की हिंसा फैलाते हैं, उनकी अपनी आचार संहिता है। यहाँ तक कि डाकुओं की भी आचार संहिता होती। आज से करीब 50-55 साल पहले मध्य प्रदेश में चंबल घाटी में डाकू मानसिंह का बड़ा आतंक था। लेकिन डाकू मानसिंह की एक उसमें नियम था कि अगर किसी परिवार में डाका डालने के लिए गए हैं तो घर की महिलाओं को स्पर्श भी नहीं करना। उस महिला के स्तन पर अगर 10 लाख के भी जेवर हों तो कोई डाकू की टीम का सदस्य उसको हाथ नहीं लगा सकता था। एक बार किसी सदस्य ने इस नियम का उल्लंघन करने की चेष्टा की और सरदार ने उसको वहीं गोली मारकर समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से समाज विरोधी तत्व हों चाहे सामाजिक विकास के तत्व हों, प्रत्येक की अपनी आचार संहिता होती है ताकि उसमें जो लोग संलग्न हैं उनका अपना एक आचरण संयमित रहे, नियंत्रित रहे। अब आइए वृत्तिक समाज कार्य की
आचार संहिता क्या है, इसकी चर्चा करें। सन 1976 में अमेरिका में पूरी दुनिया के चुने हुए सामाजिक कार्यकर्ता, वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और उन्होंने मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय नीति संहिता की घोषणा की थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स फॉर द प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। ये आचार संहिता आज पूरी दुनिया में प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श है। उसका पालन उनको करना होता है, शपथ लेनी होती है। इस आचार संहिता के कुल 6 खंड हैं। संक्षेप में मैं आपसे उसका परिचय करवा दूं। पहला खंड है मूल्यों के बारे में, वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। दूसरा खंड है सामान्य, जनरल। तीसरे खंड का संबंध है सेवार्थी से, अर्थात हमारा दायित्व अपने सेवार्थी के प्रति क्या हो। चौथा, जो वृत्तिक समाज कल्याण की जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, उनका किस प्रकार से रोल होना चाहिए समाज में। पांचवा, अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं तो आपके जो सहकर्मी हैं, जो अन्य व्यवसायों के भी हो सकते हैं, उनके प्रति किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। और छठा, जो व्यवसाय आपका है, जो वृत्तिक समाज कार्य है, उसके बारे में आपका दायित्व क्या है। तो आइए इन 6 खंडों की हम संक्षेप में चर्चा करें। पहला खंड है सिद्धांतों या मूल्यों का। तो इन पहले खंड में, इस आचार संहिता में, उन्हीं मूल्यों का जिक्र किया गया है जिनकी चर्चा मैं अभी आपसे कर चुका हूं, अर्थात मानव की गरिमा, लोगों की समानता, सेवा इत्यादि। और इन मूल्यों का ध्यान प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को रखना आवश्यक है। दूसरा खंड सामान्य है। इस खंड में ये बताया गया है कि प्रत्येक वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी व्यक्तिगत तथा वृत्तिक सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसके पास जो भी ज्ञान है, प्रोफेशनल नॉलेज, वृत्तिक ज्ञान, और जो वृत्तिक कौशल है, प्रोफेशनल स्किल, उसको भरपूर उपयोग करना चाहिए। और इस उपयोग करते समय उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह एक समाज वैज्ञानिक है और हमेशा उसको अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कायम रहना चाहिए। किसी प्रकार की अभिनति, किसी प्रकार के बायस, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से उसको मुक्त होना चाहिए। दूसरा, उसके पास जो ज्ञान या कौशल है वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता के पास में, उसका उपयोग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, अर्थात लोगों की जीवन की गुणवत्ता की वृद्धि में उसका उपयोग होना चाहिए, तभी उसके सामाजिक दायित्व की पूर्ति हो सकेगी। इसी प्रकार एक प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को लोगों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए और उन समस्याओं का पता लगाने के लिए उसको उसकी तह में जाना अत्यंत आवश्यक है, एक वैज्ञानिक तरीके से। और जब समस्याएं पहचान में आ जाएं, उसके कारक उसको समझ में आ जाएं, तो उन कारकों को दूर करने में उसकी सहायता उस समस्या से पीड़ित लोगों को करना चाहिए। उसी प्रकार से कई बार उसके क्रियाकलापों या उसके वक्तव्यों से समाज में या सेवार्थियों में भ्रम पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको अपने जो वक्तव्य हैं या जो उसके वृत्तिक कार्य हैं, उसकी व्याख्या के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उसके कार्यों में, उसके वक्तव्यों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इस आचार संहिता का तीसरा खंड सेवार्थियों से संबंधित है, अर्थात सेवार्थियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। पहली बात तो ये, जैसा कि प्रारंभ में कहा था, प्रत्येक सेवार्थी भले वो किसी जाति, धर्म या समाज का हो, हमारे लिए आदर का पात्र है। उसकी गरिमा को बनाए रखें। उससे जो भी हमको जानकारी मिलती है उसको गोपनीय रखा जाए और ये सारा का सारा क्रियाकलाप जो है इस प्रकार का हो कि सेवार्थी का हमारे प्रति विश्वास उत्पन्न हो और निरंतर कायम रहे। उसी प्रकार हमको ये भी जान लेना चाहिए कि प्रत्येक सेवार्थी अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है। उसके जैसा व्यक्ति न पहले था, न आज है, न भविष्य में होगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग आइडेंटिटी है और उसको पहचान करके, उसको रिकॉग्नाइज करके, उसको मान्यता दे करके हमको उस व्यक्ति के साथ में व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा सहायता हम ऐसी करें कि वह हम पर निरंतर निर्भर न होता जाए। सहायता हमको इस प्रकार की करना चाहिए कि व्यक्ति की अपनी जो उसकी क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता और आर्थिक क्षमता, अधिकतम उनका विकास हो
और हम उसको एक ऐसी टेक्निक सिखा दें ताकि भविष्य में जब भी किसी समस्या का सामना हो तो हमारी तरफ न दौड़े और खुद उस समस्या को हल करने में स्वयं को सक्षम अनुभव करें। उसी प्रकार से यह भी माना जाता है कि सेवार्थी की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में हमको उसकी मदद करनी चाहिए। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले तो जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं जिसको हम कहते हैं द जेन्युइन नीड्स। दूसरी होती हैं छद्म आवश्यकताएं, अर्थात व्यक्ति आवश्यकता अनुभव तो करता है लेकिन उस आवश्यकता की पूर्ति उसके हित में नहीं होती। जैसे अगर कोई शराबी कहे कि साहब मैं बिना शराब के रह नहीं सकता, मुझे आप ऐसा व्यवस्था कर दे कि रोज़ मुझे अमुक मात्रा में शराब प्राप्त होती रहे, तो उसको प्रदाय करना ये आवश्यकता की पूर्ति नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि वो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति उसके हित में नहीं। और तीसरी जो होती है आवश्यकता वो है प्रक्षिप्त आवश्यकता, अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं अपनी आवश्यकता को सामने वाले सेवार्थी पर थोपने का प्रयास करता है। तो इन तीनों में हमको भेद करते हुए आना चाहिए और हमेशा हमारी सहायता का जो आधार है और व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता होना चाहिए। अब आइए चौथे खंड पर चलें इस आचार संहिता के। जो समाज कार्य के जो अभिकरण हैं, जो संगठन हैं, जिनको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर एजेंसीज और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका आचरण कैसा हो, उनका कार्य कैसा हो और समाज या सेवार्थी के प्रति उनका दायित्व क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये कि एक क्षेत्र में अगर कई समान धर्मी अभिकरण हैं, संस्थाएं हैं, तो उनको एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता के बजाय परस्पर सहयोग करना चाहिए, तालमेल करना चाहिए। उदाहरण के लिए दृष्टिहीन कल्याण का क्षेत्र है। एक शहर में हो सकता है इस प्रकार की 3 संस्थाएं हों, उन तीनों में आपस में तालमेल होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, क्योंकि तीनों का लक्ष्य तो एक ही है और वह दृष्टिबाधितों का कल्याण और उनका विकास। उसी तरह से समाज के जो सामान्य लक्ष्य हैं, जो जनरल टारगेट्स हैं, उनकी पूर्ति में उस संस्था को अपने ढंग से सहयोग करना चाहिए और उनको ये भी समझना चाहिए कि ये अभिकरण या संस्थाएं जो भी कार्य कर रही हैं उसके प्रति उनके जवाबदेही बनती है, जवाबदारी बनती है सेवार्थियों के प्रति और जिस समुदाय के बीच में रहकर के वो काम कर रहे हैं उनके प्रति। तो ये हमारी आचार संहिता का एक खंड है, चौथा, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी संगठन या समाज कल्याण का अभिकरण अपने सेवार्थियों के प्रति और अपने समाज के प्रति जहाँ पर उसकी जड़ें हैं किस प्रकार से उत्तरदायी है। 5वां खंड, अगर आप किसी संस्था में कार्यरत हैं किसी भी पद पर एक वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो हो सकता है उस समाज कल्याण संस्था में कुछ डॉक्टर्स हों, कुछ मनोचिकित्सक हों, कुछ मनोवैज्ञानिक हों, कुछ अर्थशास्त्री हों, कुछ समाजशास्त्री हों। इनके प्रति भी हमारा जो भाव है वो आदर का होना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने कहीं पर ट्रेनिंग प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, कौशल प्राप्त किया है, उसी प्रकार से ये लोग भी, हालांकि इनका बैकग्राउंड भिन्न है, लेकिन इन लोगों ने भी अपने ढंग से ट्रेनिंग प्राप्त की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये हमारे कार्य में सहभागी हैं। हम सभी एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो उनके ज्ञान का और उनके अनुभव का आदर किया जाना चाहिए। संभव है एक संस्था के कार्यकर्ताओं में आपस में मतभेद भी हों, लेकिन ये मतभेद व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि शैक्षणिक स्तर पर, एकेडमिक लेवल पर इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनके निराकरण का उपाय सोचना चाहिए। इसी तरह से समाज कार्य करते समय जो भी ज्ञान, जो भी अनुभव और जो कौशल हमको प्राप्त होता है उसका भी अपने सहकर्मियों के साथ में निरंतर आदान प्रदान करते रहना चाहिए। अगर कहीं हमको दिखाई देता है कि इस आचरण संहिता कहीं से भंग हो रही है, उसके विपरीत कार्य हो रहा है, तो हमको संस्था के जिम्मेदार व्यक्तियों को उसकी जानकारी देना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारे किसी सहकर्मी के साथ में किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो उसका भी हमको साथ देना चाहिए उस अन्याय के प्रतिरोध में, और हमें देखें कि हमारे सहकर्मी को किसी प्रकार का अवांछित नुकसान न हो। और अंतिम जो खंड है इस आचार संहिता का है वह है एक वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता का अपने व्यवसाय के, अपने वृत्ति के प्रति क्या दायित्व है। पहली बात, प्रत्येक कार्यकर्ता को वृत्तिक समाज कार्य के मूल्यों, सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली के प्रति आस्था रखनी चाहिए। दूसरा, हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि जो सेवाएं हम प्रदान करते हैं समाज को, उनका जो स्तर है निरंतर ऊंचा होता रहे। अगर हमारे व्यवसाय पर, हमारी वृत्ति पर अनावश्यक आक्रमण हो रहे हैं, तर्कसंगत नहीं है, वो तर्कहीन है, तो उसका भी हमको उचित प्रतिरोध करना चाहिए, उचित जवाब देना चाहिए। और साथ में ही अपने कार्य में शोध के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से
नवाचार के माध्यम से नए नए तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है, कोई नया सिद्धांत आता है, कोई नई कार्यप्रणाली आती है, तो उसको अपने सहयोग के साथ में बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अर्थात व्यवसाय के विकास में भी हमको प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, इसके साथ ही हमने वर्तमान समाज कार्य के दर्शन के अंतिम खंड का विवेचन पूरा किया। अर्थात प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के आचरण कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से उसको समाज में और संस्था में व्यवहार करना चाहिए। और कुल मिलाकर के हमने देखा कि प्रत्येक समाज कार्य के दर्शन के जो 3 खंड हैं, पहला प्रत्येक समाज कार्य के मूल या वैल्यूज़, दूसरा प्रत्येक समाज कार्य के सिद्धांत, और तीसरा प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आचरण संहिता। इन तीनों का विवेचन हमने पूरा किया। और ये भी बताना आवश्यक है कि अगर आपको प्रत्येक समाज कार्य को अच्छी तरह से समझना है तो आप इन तीनों खंडों को आपको भली भांति समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक साधक भले किसी धर्म का हो, जब किसी भ्रम की स्थिति में होता है तो उसको अपने धर्म के हिसाब से गीता, रामायण, कुरान शरीफ या बाइबल का अवलंबन करता है। उसी प्रकार से भ्रम की स्थिति में ये आचार संहिता, ये सिद्धांत और ये मूल्य प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते हैं और निरंतर भ्रम की स्थिति से उसको उबारने में सहायक होते हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य का दर्शन। आज आपने इसका दूसरा भाग सुना। विषय विशेषज्ञ और व्याख्यानकर्ता थे डॉक्टर S.R. बिल्लोरे। उद्घोषिका थी पूर्वा शर्मा। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।